नमस्कार, एम प्राइम के खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया गया, खूब चर्चाएं रही, खूब राजनीति का बाजार गर्म रहा, लेकिन जो नतीजा था वो जस का तस रहा। अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। सरकार के पक्ष में 55 वोट पड़े और विपक्ष में 32, यानी कि सरकार का बहुमत एक तरह से बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। 6 महीने तक अब ये बातचीत एक तरह से थम सी गई है और अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने को लेकर कई सवाल हैं कि आखिर इसका क्या कोई फायदा हुआ, क्या सरकार को कोई नुकसान हुआ, क्या सरकार की साख बढ़ी, क्या विपक्ष को कोई मौका मिला, या फिर हालात जस के तस बने रहे। ये बहुत बड़ा सवाल है। आज के स्पेशल शो में 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस अविश्वास प्रस्ताव से क्या खोया, क्या पाया। वंदना पोपली हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष वो रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश डागर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जननायक जनता पार्टी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र चंदेलिया जुड़ गए हैं, जो कांग्रेस की ओर से उनका पक्ष रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत जितेंद्र जी से करने जा रहे हैं। जितेंद्र जी, क्या मिला इस प्रस्ताव को ला करके? वहीं के वहीं रह गए। देसी भाषा में कहूँ, रत्ती भर नहीं सर का अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, मुझे गोयल जी एक शायर की पंक्ति याद आती है, जो अविश्वास प्रस्ताव पर आज का ये कार्यक्रम आप यहाँ पर कर रहे हैं दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट हाउस के सामने, कि क्रुद्ध कहाँ तक पाला जाए, क्रुद्ध कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। और दोनों तरफ लिखा हो भारत, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। मैं बताना चाहता हूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी, और हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा जजपा की डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से भारत को, प्रदेश को बर्बाद करने का इन्होंने काम किया, देश के अन्नदाता को, किसान मजदूर को मारने का इन्होंने काम किया, तो अविश्वास प्रस्ताव पर उन लोगों के चेहरे स्पष्ट हो चुके हैं जो किसान और मजदूर के नेता बनने का काम करते थे, उनका हमदर्द बनने का काम करते थे। अविश्वास प्रस्ताव का मायने सिर्फ ये नहीं थे कि सरकार को गिराया जाए। अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब ये था कि देश की आवाम को, देश की जनता को और देश के किसान मजदूर को ये दिखाया जाए कि उनका हितैषी कौन है। सर, कुछ तो होता ना, मतलब आप जरा सी तो हलचल दिखाते ना इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए। सरकार जहां थी वहीं की वहीं खड़ी रही, फर्क क्या पड़ा? देखिए, 2-4 विधायक भी इधर उधर हो जाते तो समझ आता कि हाँ चलिए अविश्वास प्रस्ताव में कुछ विश्वास जताया गया। वो तो जस का तस रहा। देखिए, साथी एक हो पर नेक हो। 30 विधायक कांग्रेस के पास है, लेकिन 2 लोगों का ज़मीर जीवित था जो कांग्रेस के साथ आए, किसान मजदूर के साथ आए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लड़ाई बहुत लंबी है। ये लड़ाई मान सम्मान के साथ में देश के आने वाले भविष्य की है। और अविश्वास प्रस्ताव का जहां तक आप जिक्र कर रहे हैं, आप इनकी जीत का जिक्र कर रहे हैं, तो 55 विधायक तो इनके पास पहले से ही थे। लेकिन मैं एक आपके चैनल के माध्यम से मैं बात कहना चाहता हूं, जो बहर भ्रष्टाचार का माहौल इन्होंने बनाया हुआ है आज हरियाणा प्रदेश में। आज मैं एक बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव की आपने चर्चा यहाँ पर की है, उसके साथ साथ मैं एक बार मैं सबको ले लूँ, फिर आपके पास आता हूँ, आप जो भी खुलासा करें। ये कह रहे हैं कि सरकार एक्सपोज हुई, वो लोग एक्सपोज हुए जो किसानों के विरोध में खड़े हैं। देखिए वरुण, मुझे लगता है कि अभी मैं जितेंद्र जी को सुन रही थी, कुछ भाला फेंकने की बात कर रहे थे, पता नहीं हवा में कहाँ गया, दिखाई नहीं भाला। तो ये एक प्रयोग था, उन्होंने प्रयोग किया यहाँ पर। और जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव छन से गिरा, वैसे इनकी इमेज भी गिर गई। इनकी छवि जो है हरियाणा सरकार के सामने छोड़िए, पूरे भारत के सामने छन से गिर गई। इनका G23 तो अभी संभलने में नहीं आ रहा है। इनका मुझे लगता है अपने आप पर ही विश्वास नहीं है। ये चेक कर रहे थे कि हमारे विधायक हमारे साथ हैं या नहीं है। इनको भारतीय जनता पार्टी पर तो पूरा विश्वास था कि बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन है वो पूरी तरह से सही चल रहा है, लेकिन इनको अपने पर विश्वास नहीं था। वो देखने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव लेकर आए। सबसे बड़ी बात मैं और कहना चाहूंगी कि अविश्वास प्रस्ताव पे इनको खुद ही विश्वास नहीं था। हुड्डा जी कल बहस के दौरान, बहस किस पर हो रही है? अविश्वास प्रस्ताव पर। और क्या बोल रहे हैं कि आपके पास तो बहुमत है, आप तो कुछ भी कर लेंगे। यानी कि पहले से मान के बैठे थे कि बहुमत तो है, लेकिन ये चीज़ देखने की ज़रूर है। ये कह रहे हैं कि हमने लोगों के सामने चेहरे ला दिए। मुझे याद है जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था, केंद्र का मुद्दा था, किसानों से बातचीत चल रही थी, लेकिन हुड्डा जी तब भी बोल रहे थे कि विश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। वो ये भी कह रहे थे कि कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं, कहीं ना कहीं सत्ता का लालच था, सत्ता को प्राप्त करना चाहते थे, कोशिश कर रहे थे कि कहीं कहीं तुक्का लग जाए
और सत्ता हमारे पक्ष में आ जाए। किसान कभी भी इनके लिए मुद्दा रहा ही नहीं। अगर किसान मुद्दा रहता तो CLU पे किस तरह से किसानों की ज़मीन गई, 1-1 रुपए का मुआवजा ये देते थे, वो शायद ये भूल गए। तो किसान मुद्दा नहीं थे। मुद्दा इनका सिर्फ एक ही है कि किसी तरह सत्ता को ये लेकर आए, और अगर कोई एक किसान इनके लिए मुद्दा है तो वो रॉबर्ट वाड्रा है। एक ही किसान है इनके लिए। दिनेश जी, जननायक जनता पार्टी को ऐसा रखा गया जैसे मान लो वो धर्म संकट में है। कुछ विधायक जो हैं वो बातें थोड़ी बाहर ऐसी कर रहे हैं लेकिन अंदर कुछ और हो रहा है। इस विश्वास प्रस्ताव के बाद आपके जो विधायकों ने वोटिंग की उसके बाद क्या स्थिति स्पष्ट हो गई है? बिल्कुल, स्थिति पहले भी स्पष्ट थी, स्थिति अब भी स्पष्ट है और विश्वास प्रस्ताव के बाद स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होगी। जो लोग तरह तरह की बातें करते थे कि JJP का कोई ये विधायक साथ नहीं है, वो विधायक साथ नहीं है, सबको दिखा दिया कि सब की सब JJP BJP पूरी एकजुटता के साथ प्रदेश के विकास में लगी हुई है। और जो भाई थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अन्नदाताओं के हितैषी कौन है, ये अन्नदाताओं के हितैषी बनते हैं, ये गमले में खेती करके किसान हितैषी का दावा कर रहे हैं। ये असलियत में इनको आज पता लगा है। ये खुद अपने केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, उसका ये रिहर्सल कर रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है। ये अपने केंद्रीय नेतृत्व के विरुद्ध में है। कहाँ कभी केसरिया पगड़ी बांध लेते हैं, कभी G23 में चले जाते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अपने बेटे को प्रधान और खुद मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। रात को आराम से सपने में सोते हैं, CM हाउस में सो रहा हूँ, सुबह उठते हैं पता लगता है ये तो वही है। तो असलियत इनकी लोगों के सामने आई है। जो ये बार बार कह रहे थे हम सरकार गिरा देंगे, हम सरकार गिरा देंगे, कहाँ गए वो ख्याली पुलाव? क्या हुआ सरकार का? सरकार पूरे 5 साल इसी तरह से दमदार तरीके से चलेगी और हरियाणा के जन के न केवल अन्नदाता बल्कि किसान, मजदूर, गरीब सबके हितों में काम करेगी। इनकी साथ में 2 लगते प्रदेशों में सरकार है। ये क्यों नहीं कहते अपने मुख्यमंत्रियों को कि गेहूं के अलावा भी कोई फसल खरीद के दिखाए सरकार? हम 6 फसल खरीद रहे हैं, 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है। ये करा के दिखाए ना। जो भी खरीद रहे हैं इस बार, मक्का भी खरीदी, सूरजमुखी भी खरीदी। इनकी सारी बातें बेनकाब होगी। जो MSP चिल्ला रहे थे हमने पीछे दिखाया और 1 अप्रैल से फिर दिखाएंगे। पूरे प्रदेश की फसल MSP पे खरीदी जाएगी और जिस दिन डी फार्म कटेगा 2 दिन के अंदर किसान का पैसा उसके खाते में दिया जाएगा। ठीक है जितेंद्र जी, एक बात बताइए मुझे, ये बड़ी चर्चा थी कि दूसरे विधायक हमारे संपर्क में हैं, BJP के विधायक संपर्क में हैं, सरकार से नाराज विधायक हमारे संपर्क में है, कृषि कानूनों के समर्थन में विधायक हमारे संपर्क में है, कहाँ गए वो? देखिए, आप देख रहे हैं जैसे देश का माहौल चल रहा है, जिस तरीके से सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में। EVM से थोड़ी हुई है वोटिंग विश्वास मत में, EVM से थोड़ी हुई है, हाथ खड़े करवाएं। गोयल जी, मेरी बात आप पूरी करने दीजिए। आप जिस तरीके से हरियाणा के अंदर विधायकों पर ED के छापे लगे हैं, जिस तरीके से उनको भयभीत किया गया है। कौन किस पे लगे बताइए? वो नाम तो हर कोई जानता है। नाम तो हर कोई जानता है, लेकिन आपके JGP के, मैं बताना चाहता हूं, JGP के प्रवक्ता यहां पर बोल रहे, JGP के विधायक जिनका जमीर जीवित था, उन्होंने वोट कांग्रेस के पक्ष में, किसान के पक्ष में किया। उनको जब बोलने नहीं दिया विधानसभा। कौन से उन्होंने वोट किसके पक्ष में किया? देविंदर वोट, लेकिन वोट किसको? देविंदर बबली को वोट नहीं करने दिया। वोट किया उन्होंने? देविंदर बबली ने वोट किया। सर कैसी बात कर रहे हैं? देविंदर बबली को बोलने नहीं दिया। ये बोलिए, वोट तो उन्होंने सरकार के पक्ष में। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, MSP का जिक्र यहाँ पर ये कर रहे हैं, 600 मंडियों में आज भी MSP किसान को नहीं दिया गया। और हरियाणा के अंदर कपास की मंडी का नाम बताइए। नहीं छोड़िए ना सर, हरियाणा की जनता देख रही है। की बात करता हूं मैं, दक्षिणी हरियाणा में पलवल की बात करता हूं मैं, मेवात की बात करता हूं मैं, यमुनानगर पंचकुला की बात करता हूं। पूरा हरियाणा के दुर्भाग्यपूर्ण हालात हैं प्रदेश के। 600 मंडियों में इन्होंने किसान को MSP नहीं दिया। और दूसरी बात, मैं सबसे अहम बात यहां पर आपको बताना चाहता हूं, जो देश में हालात इन्होंने यहां पर बना दिए, भैर भ्रष्टाचार का माहौल यहां पर इन्होंने बना दिया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सरेआम चाकू चलते में हरियाणा प्रदेश की घटना। हम मुद्दे से भटक जाएंगे। नहीं, हम मुद्दे से भटक जाएंगे। नहीं, आप फरीदाबाद की, मैं जानता हूँ आप पर्टिकुलर फरीदाबाद की बात कर रहे हैं। गोयल जी, मेरे रियल भाई पे 26 फरवरी को किसान मजदूर की आवाज उठाने पर मेरे अविश्वास प्रस्ताव की बात मैं बताना चाहता हूँ, आप सुन लीजिए। मेरे छोटे भाई पर कानून व्यवस्था पर एक और दिन चर्चा करेंगे, आपको बुला लेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करें आज। जब समाज है और देश के आप स्तंभ हैं डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में, तो सच्चाई की बात भी होनी चाहिए। ये भी चेहरा सामने आना चाहिए। आपकी बात मैं मान गया, आप बोले तो जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे किसी और दिन कर लेते हैं ना सर, बचाने का काम कर रही है। और पुलिस पर, अरे सर मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मेरी बात ही नहीं सुन रहे आप बात ही नहीं समझ रहे सर।
मैं आपको बताना नहीं, रुकिए आप रुकिए। वंदना पोपली, ये बताइए कि क्या सरकार असहज स्थिति में है अभी भी? जो बात कही गई कि वो उतर नहीं पा रहे हैं, वो अपने कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, क्या सरकार असहज स्थिति में है? बिल्कुल भी नहीं, सरकार असहज स्थिति में नहीं है। मुझे लगता है ये जो कोशिश की जा रही है, कल मुख्यमंत्री जी बहुत खुले तौर पर बोले, उन्होंने अपनी बात को सामने रखा, उन्होंने विपक्ष को भी साथ में लेकर चलने की बात की। उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो आपको उसको रोकना चाहिए। मुझे याद है दुष्यंत चौटाला जी ने खड़े होकर वहीं पर बोला था कि शायद हुड्डा जी डी ग्रुप रोहतक में जिस तरह से उन पर उनको डी पार्क में, माफ़ कीजिएगा, डी पार्क में उनको जाने नहीं दिया गया, उन पर चूड़ियाँ फेंकी गई, जूते फेंके गए, शायद वो भूल गए। लेकिन हमने तब भी कहा था लोकतंत्र में ये सब सही नहीं है, तो इनको भी उस चीज़ का विरोध करना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा रीज़न है ये क्यों किया जा रहा है। उनको मालूम है, कांग्रेस के जितने भी लोग हैं उनको मालूम है कि ये झूठ पर आधारित आंदोलन है। अगर कहीं पर भी नेता लोगों तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो किसान को सही बात पता चल जाएगी। आपकी बारी में बोलेगा, देखिए आपकी आवाज इस माइक में नहीं जा रही है, आपकी आवाज इस माइक में नहीं जा रही है, तो इनको ये लगता है कि किसानों के पास सही बात चली जाएगी। अभी आप देख रहे होंगे अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव उनका खत्म हुआ उसके बाद बाहर निकले, बोले हमने तो कहा था कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट दो। बिल्कुल अंतरात्मा की आवाज पर तो वोट दिया, तभी तो 55 के 55 जो है सरकार के साथ खड़े रहे। उनको मालूम था ये जो बिल लाए गए हैं, जो कानून लाए गए हैं, वो किसान के हित में है। एक नई बात उन्होंने चला दी कि सीक्रेट वोटिंग होती तो शायद कुछ और होता। मतलब जब सामने खड़े होकर जो बोल रहा है कि मैं सरकार के साथ हूँ, सीक्रेट वोटिंग का तो अंजाम हमने देखा था ना राज्यसभा में, इन कंट्रोवर्सी। अगर आपको याद हो कि हुड्डा जी के जो अपने ही विधायक है कहाँ पर खड़े दिखाई दिए थे, तो सीक्रेट में तो आपके लिए मुश्किल हो जाती, भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर भी मुश्किल नहीं होती, आपके लिए मुश्किल हो जाती। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, वो कह रहे हैं कि जी मंडी सिस्टम ढंग से नहीं चल रहा है, आपने सुना, वो कह रहे हैं कई ऐसी मंडियां हैं जहां पर नहीं काम ठीक से हो रहा है। बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है। 1 अप्रैल से फिर जब गेहूं की खरीद होगी, ये भाई चले मैं इनके साथ चलूंगा। अगर किसी भी मंडी में दिक्कत दिखा दें, ये कहने की ये सिर्फ जिस तरह से ये अविश्वास प्रस्ताव से पहले लोगों को बरगला रहे थे, इसी तरह से अब बरगला रहे हैं। इनके पास कहने को कुछ है नहीं, ठीक, इसलिए ये बात करते हैं। 4-4.5 घंटे अविश्वास प्रस्ताव पे बहस हुई, क्या 4 मिनट भी किसानों की बात की इन्होंने? बिल्कुल नहीं की। बीबी बत्रा ने खुद खड़े होकर कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुड्डा जी लेके आए हैं और उन्होंने माना, और फिर आज उस लोगों का विरोध कर रहे हैं। ये मतलब ये दोहरी राजनीति कैसे चलेगी? अविश्वास प्रस्ताव पर वो तो कह रहे हैं ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया। किसको दिखाया? उसका नाम बताए। और जिसका ये नाम ले रहे हैं, जिसका ये कोट करना चाह रहे हैं, उन्होंने तो वोट ही नहीं को दी है। फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? कहाँ दिक्कत आ रही है सर? देखिए अविश्वास प्रस्ताव ने एक तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी तो कर दिया। देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी देश की जनता तय करेगी, भविष्य के गर्भ में है वो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। कहा है कि कहाँ गए वो राजा सिकंदर, कहाँ गए वो वक़्त, और कहाँ गई वो बारादरी, और कहाँ गए वो तकत। सिकंदर जैसे जो महान राजा हुए हैं, उनके राज नहीं रहे, तख्ते ताउस नहीं रहे। देश के किसान और अन्नदाता को मारने के लिए कोरोना काल में ये काले कानून लेकर एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है गोयल जी। जब कभी देश का संविधान कहता है, देश का कानून कहता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का गरिमापूर्ण संविधान ये कहता है, जब आप कोई कानून लेके आते हैं तो उसमें दोनों सदनों पे, जो बड़े दोनों सदन हैं, आप ये देख रहे हैं, आप एक बड़े सदन के सामने हैं पार्लियामेंट हाउस, दोनों बड़े सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में चर्चा होती है और आम व्यक्ति से भी चर्चा होती है। लेकिन ना तो देश से चर्चा की गई और ना ही दोनों सदनों में चर्चा के लिए विपक्ष को, किसी भी पार्टी को बुलाया गया। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चर्चा हुई, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। करने पर सस्पेंड कर दिया गया। चंदली जी मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। अरे अब मेरे सवाल का तो जवाब, सवाल तो सुन लीजिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। बंदूक का पहरा, मैं सवाल पूछ लूं? जी। सवाल ये है कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन जो G23 बना है उसमें खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हैं। ऐसा लग रहा है उनका अपनी आला कमान पर विश्वास नहीं है, पार्टी खुद अंतर विरोधों से जूझ रही है, तो ऐसे में आप कैसे अविश्वास प्रस्ताव को अपना सफल बना पाएंगे? देखिए, ये पार्टी का आंतरिक मामला है और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे नेता राहुल गांधी जी, माननीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व में प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व है, हुड्डा साहब हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी हैं, रणदीप जी हैं, वो अपना आप तय कर लेंगे इस बात को। लेकिन आपको इसके साथ साथ एक सवाल, किसान के लिए भी, जो 250 शहादतों पर एक भी बार मन की बात में नरेंद्र मोदी जी नहीं बोलते देश के किसान के लिए, वो दुर्भाग्य। मन की बात में नहीं बोलते।
देखिए वरुण, अभी मैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता उनकी बात सुन रही थी, बार बार काले कानून कहते हैं। काले किस प्रकार हैं ये नहीं बता पाए। आपको याद दिलाना चाहूँगी कि राहुल गांधी जी लगातार बोलते रहे कि ये जो कानून है वो रिपील होने चाहिए, ख़त्म होने चाहिए। और आपके ही नेताजी हैं हुड्डा जी, वो क्या कहते हैं, ये तीनों कानून तो ठीक है, चौथा कानून और ले आओ। वो चौथा कानून एमएसपी का ले आओ। यानी कि पहले तीनों को तो क्लीन चिट दे चुके हैं। उसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा कि आप हुड्डा जी के साथ हैं या राहुल गांधी जी के साथ हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं काले कानून है, हुड्डा जी कहते हैं ये तीनों ठीक है लेकिन चौथा है। और एक बार नहीं, बार बार बयान दिया, आपके चैनल पे भी कितनी बार चला है। तो उसका जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। साथ में आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रक्रिया, यानी कि आपको लगता है कि कानून तो बिल्कुल ठीक है, जो प्रक्रिया है उस पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि ये इस ढंग से आने चाहिए थे, उस ढंग से आने चाहिए थे। मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले ये क्लियर कर लेना चाहिए कि आपकी ऑब्जेक्शन किस बात पर है। अगर मैं लोकसभा की बात करूं, विधानसभा की बात करूं, कहीं पर भी एक बार नहीं बता पाए कि जो कानून है काले किस तरह हैं, किस तरह से। हुड्डा जी कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लेकर आया था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अगर आप याद करें तो हुड्डा जी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लाए थे उसमें क्लियर लिखा गया था कि अगर किसान की गलती होती है तो किसान को जेल भी हो सकती है और उस पर जुर्माना भी हो सकता है। और जो हम कानून लेकर आए हैं, हमने किसान को बिल्कुल सेफ रखा है। किसी भी कीमत पर ना किसान की ज़मीन जाएगी, ना ही उसको कोई नुकसान पहुंच सकता है। अगर नुकसान पहुंचेगा तो वो व्यापारी को पहुंचेगा। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसानों के फ़ायदे में कानून लाई। अब कहीं ना कहीं तो बहकाना है। कभी आप सीए पे बहकाते हैं, कभी शाहीन बाग में जो लोग बैठ जाते हैं उनके पास आप पहुँच जाते हैं, कभी आप कहते हैं 370 पे आप जो है आपका व्यू अलग हो जाता है, कभी आपको लगता है कि जो ट्रिपल तलाक है जो महिलाओं के फेवर में है उसके भी आप अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। तो जो विरोध है वो मोदी जी का विरोध है और कोई विरोध नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन आपको लेकर जिस तरह से बात की जा रही है कि क्या आपको भी अंतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, विरोध कहाँ है। पार्टी में जितने भी एमएलए हैं, आपने देखा सब एकजुट है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। और जो नीतियां बनी हैं वो आपके सामने है, हर वर्ग के लिए इसमें रखा गया है। इनकी सरकार में क्या होता था आपको सबको पता है। कितने हजार एकड़ जमीन इन्होंने खरीद के किसको बेच दी। ग्रीन बेल्ट में, गुड़गांव की ग्रीन बेल्ट में किसके पेट्रोल पंप लगे हैं? कहीं लगे हैं हिंदुस्तान में ग्रीन बेल्ट में पेट्रोल पंप? गुड़गांव की ग्रीन बेल्ट में किसके पेट्रोल पंप लगे हैं? पूछ लो इनसे। आपकी चार्जशीट पे एक्शन क्या हुआ? बीपीटीपी कंपनी किसकी है? उसके पास 10 साल पहले क्या प्रॉपर्टी थी और आज वो उसमें कितनी प्रॉपर्टी होगी ये बता दें। कहाँ से लाए? इन्होंने जो लूट खसोट मचाई थी वो लूट खसोट इनकी बंद होगी। उस पर आपने एक चार्जशीट बनाई थी, उसके ऊपर क्या हुआ उसका? सर हमने तो आप सरकार में हमने राज्यपाल को भेज दी थी वो चार्जशीट। 340 से ज्यादा पेज है उसमें, ठीक। और उसमें इनके सारे काले कारनामे जो है ना उसमें दर्ज है। तो आप सरकार में आप है ना, एक्शन कब होगा? एक्शन तो सरकार, देखो इसमें इंटरफेयर या द्वेष की भावना नहीं है। ये जो सरकार का काम है, सरकार अपना काम करेगी जब भी वो समय आएगा। ठीक है चलिए जी, एक बात बताइए कि ये सवाल बार बार उठता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप लोगों के वक्त में नहीं थी? हालांकि मैं किसान के मुद्दे पे जाना नहीं चाहता, मैं अविश्वास प्रस्ताव पर ही रहना चाहता हूं। अविश्वास प्रस्ताव में बहुत सारी चर्चाएं की गई, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आपने सरकार को तो अगले और 6 महीने के लिए सुरक्षित कर दिया? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जो दोनों साथी भाजपा जजपा से हैं, दोनों जो आपके विश्वास प्रस्ताव से भी अलग हटके जो बातें इन्होंने कही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भैर भ्रष्टाचार का जो माहौल है, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, आज तक क्या एक्शन हुआ? एसआईटी के नाम पर छोटी मछलियों पर गाज गिरने का इन्होंने काम किया। 50 से ज़्यादा लोगों की शराब पीने से मौत हुई। और जिस तरीके से 9,500 करोड़ का राजस्व का घाटा हरियाणा सरकार को हुआ और प्रदेश के 2 लाख करोड़ का बोझ और कर्ज जो हरियाणा प्रदेश की जनता पर पड़ा, क्या उसका जवाब देंगे? और जवाब ले लो, मैं जवाब ही ले लो। बिल्कुल गलत बोल रहे। लॉकडाउन के दौरान राजस्व कम होना चाहिए था, लेकिन हमारी सरकार ने पिछले साल से ज्यादा राजस्व इकट्ठा करके सरकार के खजाने भरने का काम किया है। अगर घोटाला होता तो राजस्व नहीं बढ़ता कभी भी। क्या बात करते हो? इनके टाइम में कितना एक्साइज ड्यूटी मिलती थी, पूछो इनसे। जिन कथित घोटालों का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, एसआईटी ने जांच कर तो ली। बताओ कहाँ घोटाला हुआ, क्या घोटाला हुआ, बताओ। आरोप जो मर्जी लगाए। प्रदेश के अंदर जो शराब घोटाले की ये बात करते हैं, ये तथ्य दे ना। किसने किया, कहाँ हुआ, क्या हुआ? वैसे शराब घोटाला शेर आ गया ऐसे शोर मचा रहे हैं, क्या हुआ? ठीक है बंदा जी, ये जिस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं, अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि राजस्व तो बढ़ गया।
बिल्कुल राजस्व बड़ा है और मुझे लगता है कि जैसे वो मछली पानी के बिना जैसे होती है ना, परेशान होती है, तो वही इनका हाल है कि सत्ता के बिना छटपटा रहे हैं कि किसी तरह से सत्ता मिल जाए। तो कई आरोप लगाएंगे। हालांकि ये भूल गए कि अपने समय में इन्होंने क्या किया था। जितनी भी आपने नौकरियां दी उनका क्या हाल हुआ, सारी कोर्ट में है। जो लगे हुए थे बेचारे हटा दिए। हम कहीं से उनको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई टीचर्स आपकी वजह से हटे भाई साहब, भूल गए आप। अरे ऐसे आपने पीटीआई सुन लीजिए, अरे घोटाले करने का काम आपका था। सीएलयू बेरोजगारी इस कदर है, आपकी जितनी भी भर्तियां वो रद्द होती हैं, आपका फेलियर है। आपके वक्त की रद्द पीटीआई तो कह रहे हैं आपके वक्त की भर्ती। पीटीआई टीचर आज भी आंदोलन कर रहे हैं। और खेल कोटा से जो हरियाणा खेल के नाम से जाना जाता है, चाहे एशियाड की बात हो, चाहे ओलंपिक जैसी स्पर्धाओं की बात हो, जहां हरियाणा मेडल नहीं आते, देख के मेडल देता है, तिरंगे की शान को बचाता है, उन खिलाड़ियों को निकालने का काम आपने किया है। कौन से खिलाड़ी निकाले आप? हमने कोई खिलाड़ी नहीं निकाले। कौन से खिलाड़ी निकाले वो नाम बता दो ना। स्पोर्ट्स कोटे के जो खिलाड़ी आपने निकाले हैं, कौन से निकाले नाम पूछ रहे हो? मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्हें बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं 1500 से ऊपर खिलाड़ी निकाले हैं। 1500 खिलाड़ी निकाल दिया आपने। भर्तियों में इतनी पारदर्शिता है कि आपको मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा। आप पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष होते थे नवीन जैन, वो पीटीआई सिलेक्ट हुए हरियाणा में। ये पारदर्शिता नहीं है क्या? ये कमाल करते हैं। और ये जिस खिलाड़ी का नाम, एक खिलाड़ी का नाम बताएं। भूपेंद्र हुड्डा के राज में जितनी नौकरियां लगी कोर्ट के द्वारा हटाई गई, हरियाणा सरकार ने किसी को नहीं हटाया। नौकरियों में अनियमितताएं पाई गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हटाए। और हम तो फिर भी उनको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समय दे रहे हैं। और एक टेस्ट आयोजित करके उनमें से बहुत से टीचरों को हमने समायोजित भी किया है। वरुण जी, मुझे लगता है कि बेरोजगारी जो है वो कांग्रेस में आ चुकी है, क्योंकि वो समझते थे कि सरकार में आने का मतलब है पैसा कमाना। तो बेरोजगार कांग्रेसी हुए हैं। हम ये मानते हैं कि सरकार में आने का मतलब सेवा करना है। मुझे याद है जो आपने पीटीआई लगाए थे, लगाने के बाद वो अप्लाई कर रहा है, वो हटेगा नहीं क्या? सुप्रीम कोर्ट उसको हटाएगा नहीं? वो आपको देखना होगा कि ऐसे लोगों को आपने लगा दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, तो उसके बाद हमने उनको जॉब दी बल्कि। तो इनके एक ही बेरोजगार है, वो है राहुल गांधी जी। कम से कम पार्टी में तो रोजगार दे दीजिए। आपदा को अवसर में भाजपा ने बदला है। जिस तरीके से कोरोना काल में आप कानून लेके आते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, चाकू आप इस विषय को नहीं, ठीक, आप मेरी बात ही नहीं, आप अविश्वास प्रस्ताव पे इस विश्वास को नहीं ला रहे ना। आप अपना अगर एक विषय ला रहे हैं, नहीं ये सर्टिफिकेट मत दीजिए आप। नहीं, आप शुरुआत नहीं चंदेली, गलत बात मत करिए। कार्यक्रम शुरू मैंने आपसे किया ना, बिल्कुल गलत बात मत करिए आप ना। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं सुनूंगा मैं ना, बिल्कुल नहीं सुनूंगा मैं, ये बिल्कुल नहीं सुनूंगा। चंदेलिया जी, क्या कौन सा सवाल नहीं पूछा आपसे? कौन सा मौका नहीं दिया? क्या फरीदाबाद के ऊपर टॉपिक है आज का? क्या फरीदाबाद के ऊपर टॉपिक है? आप बोलते रहिए सर, ये कोई तरीका नहीं है। नहीं, बहुत गलत बात है आपकी। आप नहीं, ये शूट द मैसेंजर की पॉलिसी मत बनाइए। आपको पूरा मौका दिया मैंने। आप अगर विषय से हट रहे हैं तो मेरा काम है आपको वापस लाना ट्रैक पे। बिल्कुल गलत बात है आपकी, बिल्कुल गलत बात है चंदेलिया जी आपकी, बिल्कुल नहीं सुनूंगा मैं आपकी। देखिए आज का जो मुद्दा है, बोल देते मैं अपना विषय लाया हूँ। आज का जो मुद्दा है, हमने उस मुद्दे पे ही रहना चाहिए और एक हेल्दी डिबेट करनी चाहिए, ताकि प्रदेश के लोग ये जान सके कि असलियत में है क्या। ये जो शोर मचाया जा रहा है, ये इसलिए मचाया जा रहा है कि प्रदेश के लोगों को, हरियाणा की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं वो प्रदेश के लोगों तक ना पहुंच पाए। हम तो कह रहे हैं अभी किस खिलाड़ी को हटाए, उसका नाम बताएं, क्या दिक्कत है? नहीं सर, ऐसे भी नहीं, बिल्कुल रुक जाइए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। सरकारी कर्म ना, हमने इनसे विश्वास प्रस्ताव लेने की जरूरत नहीं है। हमें जनता पे विश्वास है। पड़ने वाला। देखिए, मुझे लगता है यहाँ पर ये सिर्फ भाषण देने के लिए आए हैं और कुछ मुद्दे गिन के ले आते हैं। हम ये बोलेंगे, लेकिन अपना समय ये भूल जाते हैं। अरे आप जैसे पद भ्रष्ट लोग हैं, आपको मालूम ही नहीं आप किस लिए यहाँ पर डिबेट करने के लिए, आप किसके लिए आए हैं? आप अपने भाई का नाम बार बार ले रहे हैं। आप अविश्वास पे डिबेट करने के लिए आए हैं कि अपने भाई पे डिबेट करने के लिए आए हैं? अरे अविश्वास प्रस्ताव आप लेकर आए, लेकिन उसमें साफ पता चल गया कि सत्ता के लालची आप लोग हैं। आपके लिए सिर्फ एक ही मुद्दा है, आप सत्ता चाहते थे, वो आपका सपना टूट चुका है, वो आपका सपना टूट चुका है ना, वो कभी पूरा नहीं होगा। अरे भी एक बार नहीं बोला। ये स्टूडियो नहीं है, विजय चौक पे है। 30 सेकंड में सिर्फ आपसे ले रहा हूँ, अविश्वास प्रस्ताव से क्या हासिल हुआ कांग्रेस को? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव से आज पूरी तस्वीर उन लोगों की सामने आ चुकी है जो लोग अपने आप को किसान हितैषी बताते थे। आज उनका चेहरा सामने आ चुका है। 250 किसान शहादत दे चुका है, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा, उनका कलेजा नहीं पसीजा। और विधानसभा
के अंदर जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उनका चेहरा स्पष्ट हो चुका है। आने वाले समय में किसान मजदूर इनको सत्ता से उखाड़ के फेंकेगा। आपकी पार्टी के अलावा, सर आप सवाल ही नहीं सुनते हैं, बड़ी दिक्कत है आपके साथ। आपकी पार्टी के अलावा बाकी किसी भी नेता ने आप नहीं माना, मतलब किसी का दिल नहीं पसीजा? देखिए, आज पूरे देश का किसान मजदूर, हरियाणा नहीं पूरे देश का किसान मजदूर, जिस तरीके से 10,000 से ऊपर किसानों पर मुकदमे हैं, पीपली का किसान पूरे देश में छाप छोड़कर गया, जैसे लाठीचार्ज, जिस तरीके से हमारी संवैधानिक प्रक्रिया होती है प्रोटेस्ट करने की, हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं, बड़े बड़े पहले इतिहास में आंदोलन हुए हैं, सबको एक भी विधायक ने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी। लेकिन नुकीले कीले लगाती है। मैं विधायक की बात कर रहा हूँ, एक भी विधायक ने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी। क्यों? 2 विधायकों ने, वो तो पहले ही छोड़ चुके थे ना। नहीं 2 विधायकों ने, उनका जमीर, जिनका जमीर जागा है 2 विधायकों ने, साथ ही एक हो पर बाकी सबका जमीर सो रहा है। विधायकों ने, हरियाणा के 2 विधायकों ने किसान के हित में वोट किया है। जो आपके साथ नहीं गए उन सबका जमीर सो रहा है। देखिए, आज जो सरकार जिस ढर्रे पे काम कर रही है, काला इतिहास जो लिख रही है, इसका खामियाजा, इसका ये सवाल का सीधा जवाब नहीं देते आप। जो विधायकों ने जो विधायक विश्वास प्रस्ताव के साथ नहीं गए उनका जमीर सो रहा है क्या? आखिरी सवाल है। देखिए, हो सकता है कि कुछ समय के लिए उनको लगा हो ऐसा, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी आप सुन पा रहे होंगे कि ये सिर्फ एक स्पीच दे रहे हैं, किसानों के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब किसानों के बारे में पूछा जाता है तो विधानसभा से हुड्डा जी भाग जाते हैं, लोकसभा से राहुल गांधी जी भाग जाते हैं, वहाँ पर जवाब नहीं देते। कानून काले कैसे हैं उसका जवाब नहीं दिया। इनसे भाषण सुन लीजिए कितनी देर तक। मुख्यमंत्री जी ने बहुत क्लियरली बोला, आपने दिया था, आपने दिया था, आपने दिया था, आपने दिया था, कमेटी के चेयरमैन थे, आपने दिया था, नरेंद्र मोदी जी 2011 में अपना जवाब दीजिए। हुड्डा साहब भी चेयरमैन थे। दूसरी बात ये बार बार कह रहे हैं जमीर जा गया। हुड्डा साहब का जमीर कहाँ गया था जब राज्यसभा का चुनाव चल रहा था? जब राज्यसभा का चुनाव चल रहा था, जब सुभाष चंद्रा को वोट डलवा दिया, तब इनका जमीर ठीक था। अपने अंदर जाके देखें, ये हमारे जमीर की बात ना करें। और हमें इनसे विश्वास प्रस्ताव लेने की जरूरत नहीं है, ना विश्वास लेने की जरूरत है। हरियाणा की जनता से विश्वास लेंगे, और हरियाणा की जनता ने जो विश्वास दिया है 5 साल उस पर खरे उतर के दिखाएंगे हम इनको। तो कुल मिलाकर अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा की विधानसभा में आया, अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, लेकिन उससे विपक्ष को कितना फायदा हुआ, सरकार को क्या कोई नुकसान हुआ? कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि सरकार जो है वो गठबंधन के साथ आगे चल रही है। फिलहाल उन्हें कोई खतरा नहीं है और ये दावा किया जा रहा है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इस खास प्रश्न में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।